हमारा देश जल रहा है। इंडिया के कई एरियाज में टेम्परेचर 47 डिग्रीज क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट राजस्थान की फालोदी डिस्ट्रिक्ट में तो टेम्परेचर 50 डिग्रीज को टच कर गया। यू वोंट बिलीव, लेकिन इंडिया के कई पार्ट्स, सऊदी अरेबिया, सूडान, ओमान और साउथ अफ्रीका के कई रीजन से भी गर्म हैं। एंड रिसेंटली शाहरुख खान को भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ा मैच के ड्यूरिंग अहमदाबाद में बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है और अभी तो बस गर्मियां शुरू ही हुई हैं। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल की समर्स भारत के लिए सबसे गर्म होने वाली है और हम सोच भी नहीं सकते कि अभी तो मई चल रहा है तो जून में क्या हाल होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए नहीं है, सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे, जिसमें आपका, मेरा और गवर्नमेंट तीनों का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। चैप्टर 1, गर्मी महंगी पड़ती है। सूरज की गर्मी इंडिया को गरीब बनाती है। ये सुनने में तो अजीब जरूर लगता होगा, लेकिन यही सच्चाई है। आज भी इंडिया की लगभग 75% जो पॉपुलेशन है फिजिकल लेबर से रिलेटेड काम करते हैं, खेती करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं या रोड साइड पर ठेले लगाकर सामान बेचते हैं। और ये सब दिन के किस समय में होता है? दोपहर में, जब गर्मी सबसे ज्यादा होती है। एंड यू वोंट बिलीव, 75% भारत इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर रिलाय करता है। यही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया की जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूशन देता है। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है और आप जल्दी थकने लगते हो। अगर इंडिया काम ही नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? आप और मेरे जैसे लोग तो प्रिविलेज्ड है जिनके ऑफिसेज में एसी है। हमारे ऑफिसेज में एसी होने की वजह से हम इस गर्मी से बच पाते हैं। सिर्फ ट्रैवल करते समय ही हमारा इस गर्मी से सामना होता है। मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 20 करोड़ लोगों को हीट वेव से नुकसान हो सकता है और फिगर्स के मुताबिक 2030 तक हीट वेव से हुए नुकसान का इम्पैक्ट भारत की जीडीपी पर 2.5 से लेकर 4.5% का होगा, जो कि कैलकुलेट होने पर $126 बिलियन अ ईयर बनता है। हमारी गवर्नमेंट जीडीपी का सिर्फ 2% ही एजुकेशन पर इन्वेस्ट करती है। इसका मतलब अगर हम गर्मी से हुए नुकसान को बचा लें तो हम एजुकेशन पर 2 गुना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर ये बातें मुझे पता है तो क्या हमारे लीडर्स नहीं जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के लिए एनवायरनमेंट प्रायोरिटी ही नहीं है। जहां हम इंडिया को 2047 में डेवलप्ड बनाने में लगे हैं, देश ही नहीं बचेगा अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो। हमें आज ही कुछ करना होगा। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। सोनम वांगचुक सर भी पिछले 2 महीनों से प्रोटेस्ट के द्वारा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को एग्जामिन करने की बजाय, उनके इश्यूज को एड्रेस करने की बजाय सरकार ने सेक्शन 144 लगा दिया और उनकी आवाज को दबा दिया। यही हमारे देश की सैड रियलिटी है और अगर हम इसे इग्नोर करते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि क्लाइमेट काफी अनबायस्ड है। क्लाइमेट को फर्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट विंग से हो या आप राइट विंग से हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो या आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो। क्लाइमेट बस फैक्ट्स देखता है और फैक्ट ये है कि इंडिया दुनिया की 3rd मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज के मामले में। यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन भी कंट्रीज को इम्पैक्ट होगा उनमें से पहले 3 कंट्रीज में से इंडिया भी होगी। लेकिन रुको, हमारे पास तो एसी है, तो टेंशन किस बात की? हम सोचते हैं कि गर्मी में हम एसी ऑन कर देंगे और गर्मी को भूल जाएंगे, लेकिन एसीज की वजह से गर्मी बढ़ती है, क्योंकि एसीज इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और इंडिया में बनने वाली ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट से आती है जो कोल बर्न करके चलते हैं और उन्हें बर्न करने से एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होता है और पॉल्यूशन भी काफी बढ़ जाता है। चलो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का डेटा देखते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के हर 100 घरों में से 24 घरों में एसी है। अमेरिका में हर 100 घरों में से 85 घरों में एसी है और चाइना के अर्बन एरियाज के हर घर में एसी है। 2050 तक एयर कंडीशनर्स का यूज 9 टाइम्स तक बढ़ जाएगा और यही रिपोर्ट कहती है कि हमारी एसीज को लेकर पावर डिमांड 2050 तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी सरपास कर जाएगी, विच इज क्रेजी। एसीज को यूज करना एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें महंगी पड़ेगी। चैप्टर 2, हीट वेव्स होती क्या है? आप कभी सौना में बैठे हो या कोई ऐसे कमरे में जिसमें वेंटिलेशन ना हो, जिसमें एयर क्रॉस ही ना करती हो, जहां पसीने छूटने लगते हैं? हीट वेव्स तब बनती हैं जब एक हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर की वजह से जो विंड्स हैं वो ग्राउंड के पास ट्रैप हो जाती हैं
और जो हीट ग्राउंड एमिट करता है वो भी यहीं रह जाती है और एस्केप नहीं कर पाती है, क्योंकि विंड्स इस हाई प्रेशर एरिया में नहीं आ सकती और हीट ट्रैप होने लग जाती है, जिस वजह से प्रेशर कुकर की तरह सिचुएशन बन जाती है। और हीट वेव कोई सीजन नहीं है, ये एक कंडीशन है। हीट वेव तभी डिक्लेयर होती है जब एक जगह का नेचुरल टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है। इकोनॉमी लोगों की प्रोडक्टिविटी से जुड़ी होती है और प्रोडक्टिविटी हैप्पीनेस से, जिसका डायरेक्ट लिंक टेम्परेचर के साथ होता है। चलो फिनलैंड की एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिनलैंड लास्ट 7 सालों से कंसेक्यूटिवली वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री रहा है, और सिर्फ फिनलैंड ही नहीं, सारी नॉर्डिक यानी कि कूल कंट्रीज हैप्पीएस्ट इंडेक्स की टॉप पोजीशंस में ही आती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने सर्दियों से बचने के लिए इनोवेटिव वेज तो निकाल लिए हैं। हम जैकेट्स पहन सकते हैं, स्वेटर्स पहन सकते हैं और छोटी सी फायर प्लेसेस बनाकर अपने आप को गर्म रख सकते हैं और अपने घरों को इंसुलेट करके गर्म रख सकते हैं। लेकिन हमने गर्मियों से लड़ने के लिए कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन अभी तक नहीं ढूंढा है। जब हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126th रैंक पर आया आउट ऑफ 146 कंट्रीज, तो ऑलमोस्ट हर इंडियन को बुरा लगा। कुछ लोगों ने तो हैप्पीनेस इंडेक्स को क्वेश्चन किया कि ये कितना वैलिड है। लेकिन हमें एक स्टेप फॉरवर्ड रखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कैसे एक बदलता एनवायरनमेंट हमारे मूड, हमारी प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। ये सब चीजें कनेक्टेड है और यही सच्चाई है। एक स्टडी के मुताबिक मॉडर्न बिल्डिंग्स का टेम्परेचर 5 to 7 डिग्रीज हायर होता है ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स के मुकाबले। आपने ऐसे घर कई शहरों में देखे होंगे जहां लोग छत अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेटल की रूफ लगाकर रहने लग जाते हैं। इनफैक्ट मुंबई के 37% घर ऐसे ही बने हैं। अगर आप मुंबई का मैप देखो तो फॉरेस्ट के आसपास लोकेटेड जगहें हैं वो ज्यादा ठंडी हैं एज कम्पेयर टू दोज एरियाज जहां पर पेड़ कम हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। मुंबई के हर वार्ड को एग्जामिन किया गया और ये पता चला कि जिन एरियाज में वेजिटेशन कम है वहां का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा है। चैप्टर 3 सॉल्यूशंस। अगर हमें इंडिया में गर्मी या हीट वेव से लड़ना है तो हमें वेस्टर्न आइडियाज को ब्लाइंडली कॉपी करना बंद करना होगा। जो चीजें हमें नहीं सीखनी चाहिए वो चीजें हम परफेक्टली वेस्ट से कॉपी करके सीख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूयॉर्क की ये स्काईलाइन को ऑब्जर्व करो। यहाँ आपको बहुत सारी टॉल ग्लास बिल्डिंग्स दिखेंगी। ये ग्लास बिल्डिंग्स कॉर्पोरेट सक्सेस दर्शाती हैं और इसी ट्रेंड को इंडिया में भी फॉलो किया गया है। आप समझ रहे हो ये कितना स्टूपिड है? न्यूयॉर्क में समर्स का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्रीज रहता है और मुंबई में ये 35 डिग्रीज है। देयर इज अ मैसिव टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब मुंबई गर्म, ह्यूमिड और ट्रॉपिकल है और वहीं न्यूयॉर्क में विंटर्स में स्नो पड़ती है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर मुंबई में ग्लास बिल्डिंग्स हो तो? एक टाइम पर 2 सूरज बन जाते हैं। ग्लास बिल्डिंग्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और एक डबल सन इफेक्ट बनाती हैं, मतलब डबल लाइट और डबल हीट। अब ऐसे सिटीज जहां पर सिर्फ 2 सीजन्स ही होते हैं, समर्स और एक्सट्रीम समर्स, ग्लास बिल्डिंग्स एक स्टूपिड आइडिया नहीं है तो और क्या है? जो लोग इन ग्लास बिल्डिंग्स में काम करते हैं वो ये फिनोमेना को एक्सपीरियंस जरूर करते हैं ट्रैवल करने के टाइम, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वेस्ट को कॉपी करना तो फैशन बन चुका है। लेकिन हमें यह खुद से सवाल पूछना चाहिए, आखिर हम किसे कॉपी कर रहे हैं? उस सोसाइटी को जो हमें फास्ट फूड के नाम पर बासी खाना खिलाता है, उस सोसाइटी को जो बनाना को भी रैप करके बेचता है, जो नेचर को इतना रिस्पेक्ट करता है कि पेड़ काट कर वो टॉयलेट पेपर बनाते हैं और उसी से टट्टी साफ करते हैं, चाहे पानी इजीली अवेलेबल हो तो भी। हमें वेस्ट से बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उससे भी ज्यादा हमें बहुत कुछ अनलर्न करने की जरूरत है। अगर कॉपी करना ही है तो हम सिंगापुर को कॉपी क्यों नहीं करते? उनका क्लाइमेट हमारे देश जैसा ही है और उन्हें भी स्पेस की प्रॉब्लम है। सिंगापुर में बिल्डिंग्स कुछ ऐसे दिखते हैं। वहाँ वर्टिकल गार्डन इंस्टॉल किए जाते हैं जो लिमिटेड स्पेस का बेस्ट यूज करते हैं। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को सिखाया जाता था कि एक पीपल, एक इमली का, 3 आंवला के और 5 मैंगो के ट्रीज लगाने चाहिए हर इंसान को। एक मैंगो ट्री अपने पूरे लाइफ साइकिल में 271 टन ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन ऑफ कार्बन अब्सॉर्ब करता है, और ये उतनी कार्बन ही है जो 5 एसीज एमिट करते हैं अगर वो 1000 घंटे लगातार चले। समर्स में मैंगो खाते तो सब लोग हैं, लेकिन कितने लोग मैंगो लगाते हैं? हम नेचर से जो लेते हैं हम वो वापस नहीं देते। ईशा उपनिषद ने हमें सिखाया ये जो यूनिवर्स नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग से बना है वो गॉड ने बनाया है। हम बस ये सब चीजें, रिसोर्सेज, वाटर, प्लांट्स, फ्रूट्स बोरो
बोरो कर रहे हैं, हम इसके मालिक नहीं है। मतलब हमें ये सब वापस देना पड़ेगा, हमें ये डेट चुकाना पड़ेगा। ये सब चीजें स्कूल में हर बच्चे को सिखानी चाहिए, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसी टीचिंग्स कहाँ खो गई हैं। चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो और मोटिवेट करो लोगों को नेचुरल एसिड यानी कि ट्रीज इंस्टॉल करने के लिए। आप जो आम खाते हो उसकी गुठली को साफ करके आप उसे सो कर सकते हो। अब किसी एक इंसान के सीड प्लांट करने से फर्क शायद ना पड़े, लेकिन अगर हम सब मिलकर ये एफर्ट डालेंगे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। वी कैन सेव आवर कंट्री फ्रॉम स्कॉर्चिंग हीट। इस वजह से हम अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऊपर आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादातर व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं ऐसा बढ़िया कंटेंट बनाता रहूँगा। जय हिंद।